Welcome, my dear students. In this session, we are going to take up DI practice sets for XGMT examination. There will be total 4 DI practice sets with 5 questions each. Total 20 questions will be there. You can download the practice set from the group Telegram group CATZAT MBA and then first solve it and then see the solutions, or you can directly watch the solutions, whichever way you prefer. Okay? You can download the PDF from the group CATZAT MBA, and you can also connect with me on Telegram at ADITYAKT. So let us start the session. First set लेते हैं आज का. So first set is about some line graphs, and we've been given solubility and temperature relationship for various salts. On the x-axis there is temperature in degree Celsius, and on the y-axis there is solubility in kilogram per liter of water. So effectively there are total 6 salts: potassium chlorate, potassium chloride, potassium nitrate, sodium chloride, sodium chlorate and sodium nitrate. And the first question is, which of the following salts has greatest solubility? Okay, and we have to select the option among the given options. ठीक है, इन जनरल हमें बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है गिवन ऑप्शंस में से किस सॉल्ट की ग्रेटेस्ट सॉल्युबिलिटी है. और ग्रेटेस्ट सॉल्युबिलिटी कब होगी? जबकि सॉल्युबिलिटी इज ऑन द वाई एक्सिस, तो जितना अपवर्ड्स होगा पॉइंट हमारा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा. ऑप्शन ए इज सेइंग पोटेशियम क्लोरेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. तो पोटेशियम क्लोरेट इज दिस वन, डायमंड शेप में, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नीड टू आइडेंटिफाई. So this is the graph for potassium chlorate, and at 80 degree centigrade its solubility is 0.4 kilogram per liter. 0.4. पोटेशियम क्लोराइड at 35 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटेशियम क्लोराइड है स्क्वायर के फॉर्मेट में, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट इट्स सॉल्युबिलिटी. तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको. दिस इज द लाइन फॉर पोटेशियम क्लोराइड एट 35 डिग्रीज, जो कि ऑलमोस्ट यहां पे होगा. इट इज रफली 0.4 से स्लाइटली हायर है, तो वी कैन से दिस इज ऑलमोस्ट 0.41, slightly upwards. So B is slightly greater than A. Then C, potassium nitrate at 39 degree centigrade. Potassium nitrate is a triangle के फॉर्मेट में है ग्राफ में ये, और ये दिया है at 39 डिग्री सेंटीग्रेड. तो at 39 दिस विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 40, अराउंड 42-43 होगा. तो C इज ग्रेटर देन B, और क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली B या फिर A आंसर नहीं होंगे, C आंसर हो सकता है, प्रोबेबल आंसर. नेक्स्ट इज ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड. और सोडियम क्लोराइड है हमारा, दिस लाइन इज सोडियम क्लोराइड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड. तो एट 85 ऑल्सो दिस इज 0.4. So D is as good as A. So option C will be the answer, potassium nitrate at 39 degree centigrade. Is that much clear? Okay. Next question करते हैं. Question number 2. Approximately how many kilograms of potassium nitrate can be dissolved in 10 liters of water at 30 degree centigrade? पोटेशियम नाइट्रेट अगेन ट्रायंगल के फॉर्म में है, और ट्रायंगल हमारा कहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ रहा है. 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस इज द लोकेशन, सॉरी दिस इज 20 डिग्री पे है, ये तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस इज द लोकेशन. अराउंड 0.35 के आसपास का वैल्यू है. ठीक है, 0.35-36 के आसपास का वैल्यू, पर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बताना है हमको. तो सॉल्युबिलिटी एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज रफली 0.35 किलोग्राम पर लीटर. बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 10 लीटर्स ऑफ वाटर. तो ये तो 1 लीटर का सॉल्युबिलिटी है, इसलिए इसको देख के ऑप्शन डी टिक कर दिया, तो आंसर अपना हो जाएगा गलत. ये तो 1 लीटर का 10 लीटर्स में होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 3.5 किलोग्राम्स. बट 3.5 किलोग्राम कहीं पे ऑप्शन में नहीं है. 4 इज द क्लोजेस्ट, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर क्लियरली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. By what percentage is the solubility of potassium chlorate in the water increased as the water is heated from 30 degree centigrade to 80 degree centigrade? वाटर को हम हीट कर रहे हैं 30 to 80. पोटेशियम क्लोरेट इज द डायमंड शेप, और 30 पे दिस इज अराउंड 0.1. 30 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी इज अराउंड 0.1, और 80 डिग्री पे द सॉल्युबिलिटी इज अराउंड 0.4.
तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 0.3. क्वेश्चन पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट द सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज्ड, यानी कि बेस वैल्यू पे कितना इंक्रीज आ रहा है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. कितने टाइम्स हो जाती है ये नहीं पूछ रहा है. टाइम्स हो जाती है तो 4 टाइम्स होता, 400% होता, ठीक है. बट कितना इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इज बाई 0.3, सो इंक्रीज इज बाई 300% बिकॉज बेस वैल्यू इज 0.13 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है. सो ऑप्शन डी 300 विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वेज 0.07456 किलोग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली. अब यहाँ पे मोल क्या होता है ये सब चीज़ों का हमारा कंसर्न नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल डीआई का है. इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वेज 0.07456 किलोग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली. तो 1 मोल का वेट इतना होगा. हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 लीटर्स ऑफ वाटर एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड. पोटेशियम क्लोराइड 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करते हैं. तो स्क्वायर है फॉर्म में, दिस इज अराउंड, ये रफली कितना आ रहा है अपना 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दिस लाइन 36 पे, दिस विल बी ऑलमोस्ट 0.4. ठीक है. ऑप्शंस आर सफिशिएंटली फार इनफ. ऑप्शन है 485, 46, 50, 700. तो ऑप्शंस के बीच में काफी गैप है, रफली 10% का गैप है. तो हमारा वैल्यू 0.4, 0.41 के आसपास आएगा. ठीक है. 0.4 मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी से, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा. तो 100 लीटर से 0.4 किलोग्राम पर लीटर है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे तो 100 लीटर्स में कितना डिजॉल्व हो जाएगा, दैट विल बी 40 किलोग्राम्स. 40 किलोग्राम्स. और 1 किलोग्राम का वेट गिवन है 0.07456. तो डिवाइड कर देंगे 0.07456 से, और इसको भी 0.075 ले लो अप्रॉक्सीमेटली. ओके. तो 0.075 है, 10 टाइम्स करेंगे तो दिस विल बी 0.75, 100 टाइम्स करेंगे तो दिस विल बी 7.5, 100 टाइम्स करेंगे दिस विल बी 7.5. ठीक है. और 7.5 100 टाइम्स हो रहा है 7.5, और 7.5 इंटू 5 होगा 37.5, इंटू 6 होगा, इंटू 5 होगा 37.5, और इंटू 6 हो जाएगा हमारा कितना, इंटू 6 हो जाएगा 45. तो क्लियरली हमारा जो आंसर है 37.5 और 40 के बीच में, यानी कि 500 से 600 के बीच में आंसर होगा. और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी 540. सो दैट विल बी द आंसर. इज दैट मच क्लियर? 40 डिवाइडेड बाई 0.075 करना था, ऑलमोस्ट 540 के आसपास की वैल्यू आएगी. एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस में से कौन सा सही है दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर है? बिकॉज कैलकुलेशन में हमने 40 kg लिया है, एक्चुअली 41 होगा, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे, एंड दैट इज वाई वी टेकन दैट असम्पशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Which of the salts has greater change in solubility in kilogram per liter of water between 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड? 15 और 25 के बीच में ग्रेटर चेंज किस में आया है? 15 डिग्री विल बी समवेयर हियर एंड 25 डिग्री विल बी समवेयर हियर. ठीक है. जिसमें सबसे ज्यादा चेंज आया होगा उसका जो स्लोप है लाइन का, लाइन ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, अगर उनको कनेक्ट करोगे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को, या 15 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे, सो स्लोप विल बी द मैक्सिमम. जिसके लिए स्लोप सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी योर आंसर, उसमें चेंज सबसे ज्यादा आया होगा. ठीक है. क्या ये बात क्लियर है? और स्लोप क्लियरली अगर हम देखें सो हाईएस्ट आ रहा है, और द टॉप मोस्ट दिस वैल्यू, दिस इज अराउंड रफली 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, 0.2 किलोग्राम पर लीटर का, और कहीं पे भी इतना डिफरेंस नहीं है, 0.1 के आसपास, बाकी सब में एट द मैक्स 0.1 है. सो क्लियरली आंसर विल बी, टॉप वाला कौन सा है, सोडियम क्लोरेट. सोडियम क्लोरेट हैज द मैक्सिमम चेंज इन सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन सी. इज दैट मच क्लियर? सो दैट इज डीआई सेट नंबर 1 डन एंड डस्टेड. अगले सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 2. A company produces 5 types of shirts A, B, C, D and E using clothes of 3 qualities high, medium and low, using dyes of 3 qualities high, medium and low. One shirt requires 1.5 meters of cloth. The following table gives respectively, table हमें जो give information क्या दे रहा है, number of shirts of each category produced in thousands. Percentage distribution of cloth quality in each type of shirt. The percentage distribution of dye quality in each type of shirt. The number of shirts कितनी 1000 प्रोड्यूस हो रही है, शर्ट टाइप्स हैं A, B, C, D and E. Then distribution of cloth by shirt types, by high, medium and low, and distribution of dye by high, medium and low. Question number 1 is what is the total requirement of cloth? Information क्या given है, one shirt requires 1.5 meters. Total कितनी shirts चाहिए हमको? Add all these values, 20 plus 30, 50 plus 30, 80 plus 20, 100. This is 100,000, यानी कि 1 लाख.
1 लाख शर्ट्स चाहिए और हर एक शर्ट के लिए 1.5 मीटर्स, यानी कि 1 लाख इंटू 1.5, आंसर विल क्लियरली बी 1.5 लैक्स, ऑप्शन ए। क्लियर? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying how many meters of low quality cloth is consumed? Low quality cloth. तो लो क्वालिटी क्लोथ अपना यहां पे है दिस वैल्यू, और फॉर शर्ट टाइप ए द परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी क्लोथ इज 0 है, so 20 का 0% विल बी 0 ओनली. देन फॉर शर्ट टाइप बी द परसेंटेज इज 30% ऑफ 30, तो 30% ऑफ 30 विल बी 9,000 में है वैल्यूज. Third is for type C 30% of 30, यानी again this will be 9. For type D 40% of 10, so that will be equal to 4. And for type E 90% of 10, which is equal to 9. So 27 plus 4 31, so 31,000 meters होगा, 31,000 shirts हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 31,000 into 1.5, तो 46,500 meters. Okay. Question number 3. How many meters of high quality cloth is consumed by A type shirts? A type shirts high quality clothes कितना consume कर रहे हैं? High quality is 80% for A type, और A type है 20,000 का 80% हो जाएगा 16,000, and this multiplied by 1.5 because meters में चाहिए हमको, ठीक है, meters में चाहिए information, तो this will be 24,000 meters. Number of shirts पूछता तो 16,000 होता. तो ये चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है कि जस्ट इन केस हो सकता है कि 2 क्वेश्चन से पूछा होता मीटर्स में और एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ शर्ट्स में पूछ लिया होता. तो लैंग्वेज को प्रॉपरली पढ़ना है और कॉशियस रहना है, अवेयर रहना है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज इन हाई क्वालिटी क्लोथ? रेशियो ऑफ 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज इन हाई क्वालिटी क्लोथ. तो हाई क्वालिटी क्लोथ में क्वालिटीज ऑफ डाइज का प्रपोर्शन क्या होगा? नाउ देयर इज वन पोर्शन ऑफ टेबल जहां पे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोथ परसेंटेज दिया है, और वहां पे देयर इज हाई क्वालिटी क्लोथ, हाई, मीडियम एंड लो. एंड देयर इज अनदर पोर्शन जहां पे कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइज दिया हुआ है, एंड देयर वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइज हाई, मीडियम एंड लो एंड सो ऑन. इजंट इट सो? क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज इन हाई क्वालिटी क्लोथ. अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज हमें ये नहीं पता कि हाई क्वालिटी ऑफ डाइज के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है शर्ट टाइप्स के हिसाब से फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई परसेंटेज. आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस कि हमें शर्ट टाइप्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई परसेंटेज दिया हुआ है, यानी क्वालिटी हम असर्टेन कर सकते हैं, बट क्लोथ टाइप के हिसाब से नहीं दिया हुआ है. Isn't it so? क्लोथ टाइप के हिसाब से हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हाई क्वालिटी क्लोथ के लिए 3 क्वालिटीज ऑफ डाइज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रेशियो क्या होगा. सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन. ठीक है, ये हम पता ही नहीं लगा सकते गिवन इन्फॉर्मेशन से. कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता तो मैं ही पता लगा पाते, बट इन द गिवन टेबल वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्ट वैल्यूज. सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. What is the ratio of low quality dye used for C type shirts to that used for D type shirts? Low quality dye for C type and D type. ठीक है, रेशियो क्या पूछ रहा है? रेशियो कितना होगा ये पूछ रहा है. तो फॉर C type this is 40% of 30,000, यानी कि 40% of 30,000 will be 12, and for D type 60% of 10,000, that will be equal to 6. That will be equal to 6. So that will be 12:6, यानी कि 2:1 का रेशियो आ जाएगा. 2:1 का रेशियो आ जाएगा. क्लियर? ऑप्शन बी. तो सेट नंबर 2 इज ऑल्सो डन. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. एंड ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट गाइड्स दैट MBA. सेट नंबर 3. Prakash has to decide whether or not to test a batch of 1,000 widgets before sending them to the buyer. In case he decides to test, he has 2 options. He can use test 1 or use test number 2. Test 1 costs ₹2 per widget. However, the test is not perfect. It sends 20% of the bad ones to the buyer as good. प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट 1 अगर वो यूज करता है तो इट इज कॉस्टिंग ₹2 पर विजिट, बट द टेस्ट इज नॉट परफेक्ट. इसमें एरर का स्कोप कितना है कि जो टोटल नंबर ऑफ बैड विजिट्स होंगे या फिर डिफेक्टिव विजिट्स होंगे उसका 20% विल बी सेंट टू द बायर.
80% ही ये रिमूव कर पाएगा, 20% को रिमूव नहीं कर पाएगा, तो पहुंच जाएंगे बायर के पास में। टेस्ट 2 कॉस्ट ₹3 पर विजिट, यानी कि पर विजिट कॉस्ट इंक्रीज कर गई ₹1 से। इट ब्रिंग्स आउट ऑल द बैड वंस। इसकी अच्छी बात क्या है, सारे के सारे जो डिफेक्टिव विजिट्स हैं दैट विल बी आइडेंटिफाइड, सो दैट इज गुड अबाउट टेस्ट नंबर 2। A defective widget identified before sending can be corrected at a cost of ₹25 per widget. So if a defective widget is identified, the cost is ₹25 for correcting the same. All defective widgets are identified at the buyer's end. बायर को दोगे वो तो पता लगा लेगा भाई कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है, तो उससे तो नहीं छुपने वाला। एंड पेनाल्टी ऑफ ₹50 पर डिफेक्टिव विजिट हैज टू बी पेड बाई प्रकाश। सो अगर बायर को पहुंच जाता है कोई डिफेक्टिव विजिट तो पेनाल्टी ऑफ ₹50 विल बी चार्ज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिफेक्टिव विजिट। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन हो गया। नाउ क्वेश्चन 1 इज प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ बैड विजिट्स इन द लॉट इज हाउ मच। अच्छा सवाल है, ठीक है। सो अगर इसको अभी प्रैक्टिस नहीं किया है पॉज करके एक बार ट्राई करो, देन सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। प्रकाश को कब टेस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा नंबर ऑफ बैड विजिट्स कितना हो, ओके। तो हमें बेसिकली कॉस्ट का एनालिसिस करना है कि किस केस में कॉस्ट हमारा कितना आएगा। केसेस क्या बनेंगे यहाँ पे, एक केस हमारा बनेगा, फर्स्ट केस विल बी टू यूज टेस्ट 1 if he uses test number 1, okay। और हमें ये भी नहीं पता है डिफेक्टिव विजिट्स कितने हैं, तो इनिशियली टू स्टार्ट विद लेट अस अज्यूम दैट टोटल D डिफेक्टिव विजिट्स आर देयर। D इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स, ठीक है। D इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स। तो फर्स्ट केस इज व्हेन ही यूजेस टेस्ट नंबर 1। Second case is when you use a test number 2. And third is when he is not doing any test whatsoever. टोटल कॉस्ट में तीनों केसेस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हेन ही इज डूइंग टेस्ट नंबर 1, तो पहली चीज तो क्या है, 1000 विजिट्स हैं, 1000 विजिट्स आर देयर एंड कॉस्ट इज ₹2 पर विजिट। तो कॉस्ट कितना लगेगा, 1000 इंटू 2, 2000 रुपीज। तो टेस्टिंग में कॉस्ट लग जाएगा, और टेस्ट 2 में यही 3000 रुपीज कॉस्ट लगता है क्योंकि ₹3 पर विजिट था टेस्टिंग में। और नो टेस्ट में तो जीरो कॉस्ट है, टेस्टिंग में तो कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि टेस्टिंग कर ही नहीं रहे। टेस्टिंग हो गई। अब इसके बाद में टेस्ट 1 में क्या होगा, 20% तो पहुंच जाएंगे किसके पास, 20% पहुंच जाएंगे बायर के पास, बट 80% तो तुम्हारे पास रह गए, 80% ऑफ डी, क्योंकि डी टोटल डिफेक्टिव का नंबर है। तो 80% ऑफ डी आर विद यू एंड यू हैव टू करेक्ट देम। करेक्ट करने का कॉस्ट लगेगा ₹25। तो 80% ऑफ डी यानी कि 0.8 डी पे कॉस्ट लगेगा 25 का, और जो 0.2 डी पहुंच गए हैं वो भी, उस पर भी तो कॉस्ट है, ₹50 लग रहा है। सो उस पर ₹50 का कॉस्ट चार्ज होगा। सेकेंड केस में क्योंकि पूरा का पूरा 100% आइडेंटिफाई हो जाएगा तो पूरे डी पे चार्ज होगा 25 चार्ज होगा, क्लियर है। और थर्ड केस पे क्योंकि हम टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं तो पूरे डी पे 50 चार्ज होगा, तो डी इंटू 50 हो गया। इज दैट मच क्लियर? तो पहले वाले केस में हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया, ₹2000 प्लस 0.8 इंटू 25 दैट इज 20D प्लस 0.2D इंटू 50 यानी कि 10D, तो 30D, तो 2000 प्लस 30D is the total cost in test number 1. Test number 2 में कॉस्ट है 3000 प्लस 25D, एंड टेस्ट नंबर 3 में कॉस्ट है 50D। तो कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए, वेदर वी शुड डू टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 और नो टेस्ट, डिपेंड्स हाईली ऑन नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स। सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स, इजंट इट सो? इफ D इज इक्वल टू 0, इफ देयर इज नो डिफेक्टिव विजिट व्हाटसोएवर, बेस्ट क्या है, कोई टेस्ट ना करो। लेकिन ये तब हो जबकि पता हो तुमको पहले से कि कोई डिफेक्टिव विजिट नहीं है, इजंट इट सो? पर ऐसा है तो नहीं, क्लियर है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ विजिट बैड विजिट्स इन द लॉट इज हाउ मच, ठीक है। सो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से केसेस पे कहां पे इक्वालिटी बन रहा है। जब 0 है तब तो बेस्ट सिनेरियो नो टेस्ट व्हाटसोएवर, कोई टेस्ट मत करो, ठीक है, कोई टेस्ट मत करो। अब हमें देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन केसेस में हमारा, अब टेस्ट 1 और टेस्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है। टेस्ट 1 में आ रहा है 2000 प्लस 30D, टेस्ट 2 में आ रहा है 3000 प्लस 25D, ओके, और नो टेस्ट पे है 50D। बेसिकली क्या है, ये 3 लाइंस बन रही है, 3 लीनियर इक्वेशंस है, 3 लाइंस है, कहां कहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो नो टेस्ट और टेस्ट 1, सबसे पहले तो D इक्वल 0 पे तो नो टेस्ट प्रेफरेबल है। तो हमें नो टेस्ट और टेस्ट 1 को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पे ये इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ओके। सो नो टेस्ट और टेस्ट 1 यानी कि 3 and 1, तो 50D को इक्वल कर दो 2000
प्लस 30D के, सो यहाँ से D विल बी इक्वल टू 100, यानी कि D इज इक्वल टू 100 पे व्हेन डिफेक्टिव विजेट्स आर इक्वल टू 100, तो टेस्ट 1 और नो टेस्ट का कॉस्ट सेम हो जाएगा। तो बेसिकली उससे पहले हमारा जो टेस्ट नो टेस्ट वाला चीज है दैट इज प्रेफरेबल। अगर हमारा डी डिफेक्टिव विजेट्स आर लेस देन 100 देन वी मस्ट नॉट डू एनी टेस्ट व्हाटसोएवर। ठीक है, और वही तो पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा अपना, लेस देन 100। फॉर लेस देन 100 वी शुड नॉट डू एनी टेस्ट। क्लियर है? ठीक है, फॉर लेस देन 100। अब बात करते हैं नो टेस्ट और टेस्ट 2 का भी इंटरसेक्शन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये मिस कर दिया हमने, ये भी साथ में देखना था। ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है कि आंसर 100 से बड़ा आएगा, बट ये चेक करना जरूरी था। तो 50D इज इक्वल टू 3000 प्लस 25D, और ये वैल्यू आ रहा है हमारा 25D इज इक्वल टू 3000, तो D इज इक्वल टू 120 आ रहा है। तो क्लियरली अमंग द टेस्ट 2 एंड नो टेस्ट, ठीक है, नो टेस्ट इज प्रेफरेबल टिल डिफेक्टिव्स आर इक्वल टू 120, यानी कि टेस्ट 1 इंपॉर्टेंट है हमारा बेसिकली, क्योंकि यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट 120 पे आ रहा है और टेस्ट 1 में 100 पे आ रहा है, यानी कि 100 के बाद में व्हेन देयर आर 100 डिफेक्टिव पीसेस, तो 100 के बाद में हमको क्या, हमारे लिए प्रेफरेबल क्या होगा, टेस्ट 1 विल बी प्रेफरेबल, टेस्ट 1 विल बी प्रेफरेबल। ऐसे समझो कि अगर हम लाइन ग्राफ से और इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सो ये ग्राफ होगा 50D का कुछ इस टाइप का, कॉस्ट इज 0 एट 0। ठीक है, और 3000 प्लस 25D का ग्राफ क्या होगा, ऑलरेडी 3000 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी समवेयर हियर 3000 प्लस 25D, इस तरह से जाएगा। और नेक्स्ट है 2000 प्लस 30D। ओके, सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब एग्जैक्टली देखो नहीं बना पाऊंगा, बट बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, सो कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिला है, दिस पॉइंट इज एट D इज इक्वल टू 100, ये जो पॉइंट है ये D इक्वल टू 120 पे है, एंड देन ये पॉइंट हमें आगे मिलेगा। ठीक है, सो एक पोर्शन तक हमारा नो टेस्ट वाला चीज प्रेफरेबल रहेगा, फिर नो टेस्ट के बाद में टेस्ट नंबर 1 व्हेन D इज ग्रेटर देन 100, सो जब हमारा D लेस देन 100 है, नो टेस्ट इज प्रेफरेबल। व्हेन D इज बिटवीन 100 यानी 100 से बड़ा है, और इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का, तो 2000 प्लस 30D इज इक्वल टू 3000 प्लस 25D, तो 5D इज इक्वल टू 1000, यानी कि व्हेन डिफेक्टिव आर इक्वल टू 200 तब हमारा टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का कॉस्ट इक्वल हो जाता है। उससे पहले टेस्ट 1 का कॉस्ट इज ऑलवेज लेसर देन टेस्ट 2, ऑलवेज लेसर देन टेस्ट 2। क्लियर है? ठीक है, सो उससे पहले टेस्ट 1 का कॉस्ट हमेशा लेसर है, तो जब 100 से लेकर 200 के बीच में है डिफेक्टिव यूनिट्स का नंबर, सो डेफिनेटली वी शुड डू टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1, एंड व्हेन डिफेक्टिव यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200 इन दैट केस वी मस्ट डू टेस्ट नंबर 2, बिकॉज इसके बाद में फिर टेस्ट नंबर 2 हमारा प्रेफरेबल हो जाएगा। इज दैट मच क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, देखो हाईएस्ट स्लोप हमारा है नो टेस्ट का, क्योंकि उसमें चार्ज लग रहा है 50 रुपीज का पर विजिट, तो स्टार्ट में तो 0 है, स्टार्ट में तो अच्छा है, जब तक डिफेक्टिव हमारे बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे डिफेक्टिव बढ़ते जाएंगे तो उसका कॉस्ट बहुत तेजी से राइज करेगा। और टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में टेस्ट 1 में 30D का कॉस्ट है, टेस्ट 2 में 25D का कॉस्ट है, तो डेफिनेटली टेस्ट 1 प्रेफरेबल है हमारा एक लिमिट तक, और जब D हमारा डिफेक्टिव ग्रेटर देन 200 हो जाएगा तो टेस्ट 2 विल बी प्रेफरेबल, बिकॉज उसमें कॉस्ट हमारा कम लगने वाला है। बात तो ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी की, बट जब हमारा डिफेक्टिव इक्वल टू 100 होंगे तब व्हेन द डिफेक्टिव यूनिट्स आर इक्वल टू 100 तब हमारा नो टेस्ट और टेस्ट 1 इक्वल हो जाएगा दोनों का कॉस्ट, तो यानी कि तब या तो कोई टेस्ट ना करो या टेस्ट 1 करो, दोनों में सेम ही कॉस्ट आने वाला है। सिमिलरली व्हेन डिफेक्टिव आर इक्वल टू 200 तब हमारा टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का कॉस्ट सेम हो जाएगा, तो टेस्ट 1 करो या टेस्ट 2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही चार्ज होने वाला है, एग्जैक्टली डिफेक्टिव इक्वल टू 200 पे। तो दिस इज अवर मोस्ट क्रूशियल टेबल। बाकी सब कहानी गई, अब इस टेबल से हमें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। क्लियर है? क्या ये टेबल समझ में आया कैसे हमने इस टेबल को फॉर्म किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो डन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ देयर आर 120 डिफेक्टिव विजिट्स इन द लॉट, तब प्रकाश को क्या करना चाहिए। अब क्वेश्चंस में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन बस बार बार हमको यूज करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो हमने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है वो असर्टेन कर लिया, अपना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ देयर आर 120 डिफेक्टिव विजिट्स, 120 इज डेफिनेटली बिटवीन 100 एंड 200, तो 120 के केस में टेस्ट 1 को करना चाहिए, टेस्ट 1 करना चाहिए, शुड यूज टेस्ट 1 ओनली, ऑप्शन डी इज द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स इन द लॉट इज बिटवीन 200 एंड 400, तब प्रकाश को क्या करना चाहिए। 200 और 400 यानी कि ग्रेटर देन 200, डेफिनेटली टेस्ट नंबर 2 करना चाहिए, शुड यूज टेस्ट 2 ओनली फॉर श्योर, बिकॉज डिफेक्टिव इज ग्रेटर देन 200। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ प्रकाश इज टोल्ड दैट द लॉट हैज 160 अगेन लेस देन 160 इज लेस देन 200, तो टेस्ट नंबर 1 को करना चाहिए।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ देयर आर 200 डिफेक्टिव एजेस इन द लॉट, तब प्रकाश हो 200 इक्वल टू 200 दिया है, इक्वल टू 200 पे क्या है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों बराबर है, दोनों का कॉस्ट सेम है, तो या तो टेस्ट 1 करे या फिर टेस्ट 2 करे, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर द फीडबैक कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट एज वेल। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। लास्ट सेट ऑफ द डे लेते हैं, सेट नंबर 4। नो देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट सेट नंबर 4। मैंने ग्रुप में भी कल ये चीज़ पूछा था कि अगर एग्जाम में हमारे पास, देखो जब हमारे पास पेपर पे ऑफलाइन टेस्ट होता था तो हमारे पास पेपर अवेलेबल होता था, लेकिन एक सेकंड, पेपर हमारे पास उस केस में अवेलेबल होता था, और फिर हमें कोई वैल्यूज़ को अगर मेजर करना है, कंपेयर करना है, तो थोड़ा सा ईजी पड़ता था, बिकॉज पेपर अवेलेबल है और पेपर में चीज़ों को देख के ज़्यादा आप बेटर फील ले सकते हो। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, सीबीटी में, अगर हमें चीज़ों को मेजर करना पड़े, चीज़ें इतनी क्लोज हो, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में यू कैन सी दैट मेनी बार्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा बार स्लाइटली हायर है और कौन सा बार स्लाइटली लोअर है? दिस इज वेरी डिफिकल्ट। मेजर कैसे करोगे? और हमारे पास कुछ अवेलेबल भी नहीं है मेजरिंग डिवाइस, प्रॉब्लम तो ये है ना। मेजर करने के लिए ऐसा थोड़ी वहाँ पे स्केल अवेलेबल है, स्केल से मेजर कर लोगे, तो कैसे मेजर करोगे? हमारे पास एक ही दो चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, एक तो पेन है जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, बट पेन से मेजर नहीं कर सकते, पेन से स्क्रीन पे लिखोगे थोड़ी। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अवेलेबल है वो शीट है, दैट इज द शीट, ठीक है, जिसपे कि रफ वर्क करना है हमको, इजंट इट सो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उससे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली इस सेट में यही बात समझेंगे। ये जो शीट हमको प्रोवाइडेड होगा, रफ शीट, ठीक है ना, उस शीट के थ्रू वी कैन मेजर थिंग्स। अगर हम स्क्रीन पे इस शीट को लाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना है कि कौन सा बार हमारा हाई है, कौन सा बार हमारा लो है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक बार पे इसको स्ट्रेट अवे रख देंगे और उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उससे ऊपर कौन सा बार है, उससे नीचे कौन सा बार है। क्लियरली जो लोएस्ट है उस पर आइडेंटिफाई कर दोगे, तुम्हें थोड़ा सा भी मार्जिन जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा एग्जाम में, जो ऐसे तुमको नेकेड आइज से बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा। ऑल्सो जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में या कहीं पे कई बार होता है ना कि हमारा मेजर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ज्योमेट्री में एक हमें फिगर दिया हुआ है, कई बार फिगर अप टू स्केल भी होता है, गिवन होता है, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन पूछा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पेन अवेलेबल है, शीट अवेलेबल है, तो शीट पे पेन से हमने पहले एक, मान लो कि लेटर से ए बी था, ए बी को हमने मेजर कर लिया, और हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी कितना है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ए बी को तुम मेजर कर लो और ए बी के दोनों एंड्स को मार्क कर दो इस पेन पे, पेन से इस पेपर पे, और फिर बीसी को मेजर कर लो, बीसी जहां पे भी है, ठीक है, और देख लो कि बीसी बड़ा है कि छोटा है या किस वैल्यू पे आ रहा है, तो उसका भी अप्रॉक्सीमेशन तुमको पता चल जाएगा। सो ज्योमेट्री में दिस इज वेरी हेल्पफुल, डीआई में दिस इज वेरी हेल्पफुल। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? सो अब इस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय पब्लिशिंग हाउस while selling बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स एंड रुपीज इन लैक्स। जर्नल्स हमारे हो रहे हैं व्हाइट से, देन मैगजीन्स आर देयर, और लास्ट में है बुक्स, लास्ट वाले बार में है बुक्स, यानी कि बुक्स आर द मैक्सिमम। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ईयर शोज द हाईएस्ट चेंज इन रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम जर्नल्स। जर्नल्स से हाईएस्ट रेवेन्यू कब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? जर्नल्स की सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल है, सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल है, तो यहाँ पे देखना इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन से ईयर में जर्नल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगी। वील यूज द पेपर, तो अगर हम पेपर को आइडेंटिफाई, पेपर को यूज करेंगे, ठीक है, मैं तुमको ये शो नहीं कर पाऊंगा, बट तुमको भी यही करना है, ठीक है, कि लोवेस्ट हमारा जो बार है, जैसे ही पुट करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि फॉर लास्ट 2 ईयर्स द बार इज लोएस्ट, फॉर 1991 एंड 1992 सारी वैल्यूज अराउंड 45 है, सॉरी, ऑल द वैल्यूज आर अराउंड 45, ओके, बट लोएस्ट हमारा है 1991 1992 में, और 1989 वाला वैल्यू इज स्लाइटली हायर, और 1989 से भी 1990 वैल्यू वाला वैल्यू इज स्लाइटली हायर। क्लियर है? सो अगर हम एज्यूम करते हैं 1989 वाला वैल्यू कहां पे आ रहा है, दिस इज अराउंड 45 पे मान लेते, दिस इज 45, तो दिस विल बी 46, और लास्ट की 2 वैल्यूज हो जाएंगी 44। क्लियर है? अब जैसे ही हमने ये चीज को देख लिया, बिकॉज इतना क्लोज है तो हाईएस्ट चेंज पता लगाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। नाउ वी नो कि 45 से चेंज हुआ है, +1 का 46 हुआ है, और सेकेंड में हुआ है 46 से 1990 से 1991 में 46 से 44 हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है -2 का। नेगेटिव हो चेंज हो या पॉजिटिव चेंज हो, चेंज तो चेंज है, और यहाँ पे देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, चेंज तो 0 का है। तो क्लियरली हाईएस्ट चेंज हमारा आ रहा है कब, 1990 से 1991 में, तो 1991 विल बी द आंसर।
बिकॉज इफेक्टिवली 1991 में हमें वैल्यू मिली ना 44 और चेंज हुआ है 2 का, सो आंसर होगा 1991, जिस ईयर में ये चेंज हुआ है, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन 1992 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम बुक्स? 1992 में कितना रेवेन्यू बुक से आया है? तो दिस इज अराउंड 44 आया है रफली अपना, किससे? जर्नल से। मैगजीन से अराउंड 50 है वैल्यू, और बुक से दिस इज अराउंड 80 के आसपास है। अगेन यू कैन यूज दिस, वैसे अप्रॉक्सीमेशन करना है यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर है, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 80, ठीक है, दिस इज 80। तो वैल्यू कितना आ गया? 80 प्लस 50 प्लस 44, दिस इज 174, और 174 में से 80, तो 80 इज लेस देन 50% क्लियरली, 50% से तो छोटा है। 17 4 68, तो अराउंड ये 45% के आसपास आएगा, बिकॉज 50% इज 87, 45%, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच देयर वाज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एट लीस्ट 2 कैटेगरीज। इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एट लीस्ट 2 कैटेगरीज, ठीक है, तो 2 कैटेगरीज से इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता है, वैल्यूज हम देख चुके हैं फॉर जर्नल्स कि दिस इज 45, दिस इज 46, दिस इज 44 एंड दिस इज 44, तो जर्नल्स की सारी वैल्यूज तो पता है। अब यही चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसके लिए? मैगजीन्स के लिए। तो मैगजीन्स में हमें ये पता है कि हाँ 1989 से 90 में तो इंक्रीज हुआ है, 1989 में ऑलमोस्ट 30 है, 1990 में दिस इज ऑलमोस्ट 40, और फिर ये वैल्यू है 45 एंड 50, तो 40 45 50, बिकॉज जब क्लोज वैल्यूज होंगी तो ये चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अब हमें बुक्स के लिए देखने में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहीं पे चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, कि ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज इंक्रीज के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहली वैल्यू से दूसरे में तो डेफिनेटली चेंज हुआ है, और फर्स्ट वैल्यू इज अराउंड 72, देन वैल्यू इज अराउंड 78, देन 80, ठीक है, तो 72 78 80 80, दीज आर द वैल्यूज। क्लियर है? So from 1989 to 1990, there is change in the category of journals as well as in the category of books. So this is the first transition जहाँ पे कि हमारा इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज से इंक्रीज हुआ है। फ्रॉम 1990 टू 1991 यहाँ पे तो डिक्रीज आया है, फिर 40 से 45 हुआ है, और 78 से 80 हुआ है, तो यानी यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज में चेंज आया है। दोज कैटेगरीज आर मैगजीन्स एंड बुक्स, मैगजीन्स एंड बुक्स में चेंज आया है, तो यहाँ पे भी दिस ट्रांजिशन ईयर इज ऑल्सो काउंटेड, तो देर आर 2 ईयर्स। अब बात करें 1991 से 1992 में, सो 44 सेम रहा है, 45 से 50 हुआ है, बट बुक्स का वैल्यू इक्वल है, सो एक ही में चेंज आया है, सो दिस विल नॉट बी काउंटेड। सो देर आर 2 सच ईयर्स जहाँ पे कि देयर इज इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा डन एंड डस्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Question 4 is if 1993 were to show the same growth as 1992 over 1991, तो revenue 1993 must be how much? Again थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ पे है, ठीक है, सो वो हमें कॉशियस रहना पड़ेगा जब इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे, ठीक है, जब इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करेंगे। हमें ये क्लियर है कि 1993 में वैल्यूज क्या आई हैं? 44 45 80, तो दिस इज अराउंड 169, और 1992 में वैल्यू आई है 44 50 एंड 80, तो दिस वैल्यू इज अराउंड 174, तो चेंज आया है 5 का चेंज आया है, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में दिस इज अराउंड 3% के आसपास है, तो यहाँ 174 से भी जब हम 1993 में जाएंगे तो चेंज हमारा ऑलमोस्ट 5 के आसपास ही रहेगा, प्लस 5 का चेंज आएगा तो 179 आंसर आएगा, बट 179 ऑप्शन में गिवन नहीं है अगेन, क्योंकि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्लियरली हमें पता है ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता क्योंकि डिक्रीज है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता बिकॉज इतना ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ है, 178 179 के आसपास का आंसर होगा, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इज दैट मच क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, और जहां पे कि इतना क्लोज वैल्यूज होती है तो वहां पे डेफिनेटली बिना इस टूल का यूज किए यू कैन नॉट मेजर, ठीक है ना, कि बिल्कुल तुक्का लगाते रहोगे, तो इसलिए ही मैंने सोचा कि ऐसा एक सेट रखें जिसमें कि हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करें कि रियल सिनारियो में, रियल लाइफ सिनारियो में, या फिर जब एग्जाम में हम बैठे हुए हैं तो ऑनलाइन टेस्ट में हम कैसे चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहाँ पे कि ये मेजर तुमको करना पड़े, और ये टूल बहुत हैंडी होगा क्योंकि ये हमें सिर्फ यही अवेलेबल होता है और तो कुछ अवेलेबल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5,
द ग्रोथ इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 1989 टू 1992, 1989 की वैल्यूज हैं 45, 30, 72, दिस इज 10 टू 147, 147 और ये वैल्यू हमारी आ रही थी 174 था, 174। तो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज आया है 27 का, 27 का, और 27 कितना परसेंट होगा 147 का? 147 का 20% इज, एक सेकेंड, 147 आ रहा है, 70, 30, 102, 147, ठीक है, और 174, 27 आ रहा है। क्लियरली 11% वगैरह तो आंसर नहीं है, 11% आंसर नहीं है, 15% भी आंसर नहीं है। आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 21% आंसर आएगा, 21% ही आंसर आएगा, बिकॉज क्लोजेस्ट हमारा वही वैल्यू है, 15% तो हो नहीं सकता। 15% विल बी रफली अराउंड 22, ठीक है। तो आंसर विल बी, जो फर्स्ट वैल्यू है हमारा, क्या ये 72 आया है या थोड़ा सा वैल्यू 72 से बड़ा है? दिस वैल्यू स्लाइटली हायर देन 72 आई गेस, ठीक है। एनीवे, सो आंसर अपना आ जाएगा ऑप्शन ए, 21% फॉर द गिवन वैल्यूज, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर्स हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज दैट मच क्लियर? 15% कितना होगा? 15% इन दिस केस विल बी अराउंड 21 का इंक्रीज, और यहाँ पे इंक्रीज आया 27 का, सो ऑप्शन ए ही आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेट, एंड आई बिलीव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा कि कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, एंड कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CATZAT MBA। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर।